गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका पर्यावरण के इस सीरीज़ में। मित्रों, ईवीएस के क्लास 5 के ही कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम अध्ययन किए थे। आज उन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टरों में से चैप्टर नंबर 6 के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनसे पहले हम चैप्टर 5 तक के हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को अच्छी तरीक़ा से देख चुके थे। आज 6 नंबर चैप्टर के बातों को जानेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक और कारगर सिद्ध हो सकता है। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिनसे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर चैप्टर कहता है बूंद बूंद दरिया दरिया। इनमें पानियों से रिलेटेड बातें कही गई है। इन्हीं से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ किस तरह से पानी की कमी होती है, कितने कहाँ सूखा है, कहाँ मरुस्थल है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कहता है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। यह अर्थात सर यानी तालाब। देखिए घड़सीसर इस घड़सीसर किसको कहा जाता है? तालाब को कहा जाता है। किसको? तालाब को कहा गया है। अर्थात जैसलमेर में कितना 650 साल पुराना कुआं है ये, जिसे घड़सीसर के नाम से जाना गया। यह राजा घड़सी के लोगों के साथ मिलकर बनाया था। घड़सी ने क्या कहा कि यह राजा घड़सी ने, जहाँ घड़सी का मतलब क्या हम जाने थे, ये राजा का नाम था और सर का मतलब हुआ तालाब। घड़सीसर के राजा जो थे, जो अन्य लोगों के साथ मिल करके इन कुआं का निर्माण करवाया था। कब? 650 साल पहले। चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। कहता है मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। यह तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भरा जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। अर्थात परत बाय परत बनाया गया था। जब वह भी तालाब भर जाता तो पानी तीसरे में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे के आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये 650 साल पहले जो यहाँ घड़सीसर बना था, तो इस तरह से इनका डिजाइनिंग किया गया था, इस तरह से इनकी खुदाई की गई थी कि एक तालाब में पानी भरने के पश्चात वही पानी उछलकर फिर दूसरे तालाब में चला जाता था, फिर दूसरा भरने के पश्चात तीसरे में चला जाता था। इस तरीक़ा से 9 तालाब बनाए गए थे, जो उस समय के पानी के लिए बहुत ही पर्याप्त था। उस समय पानी की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल उन्हीं कुओं या तालाबों के आसपास, कुओं या तालाबों के जगह पर इतना कॉलोनियाँ बन गई है, मकानें बन गई है, रास्ते बन गई है कि वह सारे के सारे कुएं जैसे उजड़ सा गया है, न ही के बराबर दिखता है। कहता है अलबरूनी। देखिए अर्थात ये हो गया कुओं के बारे में। कुओं के बारे में पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स इनको आप ज़रूर डिनोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है अलबरूनी। कहता है अलबरूनी जिस देश से भारत आए थे आजकल उसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। अर्थात क्या क्या लिखे हैं कि उस समय क्या बनता था, उस तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ नहीं लगने से परेशानी नहीं होती।
यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की बात किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि, डाक टिकट 1973 में छपी गई थी जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे थे। अर्थात इन सभी चीज़ों के बारे में, डाक टिकट के बारे में, दस्तावेज के बारे में, सिक्कों के बारे में, अन्य स्रोतों के, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में भी उनके पुस्तक से जानकारी मिलती है। और उन कुओं के बारे में तो सीढ़ीदार कुआं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़े से विस्तार किया गया। देखिए ये पॉइंट, इनको डिनोट कर लीजिएगा। डाक टिकट 1973 में छपी थी जब उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। किसके? अलबरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे तब डाक टिकट छपा गया था। कब? 1973 में। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे, बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनाए जाते। यह एक साझी अर्थात सबकी ज़रूरत थी। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह आसपास के कुएं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। अर्थात वहाँ के हर एक पानी के बूंदों को अच्छी तरीक़ा से रखा जाता था और इस तरह से इकट्ठा किया जाता था कि आगे उस पानी का यूज हो जाता था, कुओं में चला जाता था, तालाबों में चला जाता था। अर्थात बर्बाद नहीं होने दिया जाता था। किसी न किसी हैंडपम्प या किसी भी सहारे हो उसमें डाल दिया जाता था। आपको हम लास्ट में दिखाएंगे कि बावड़ी कैसा था, वो कुआं किस तरह से बनाया जाता था। इसमें हम उन फिगरों को नहीं ले पाए हों लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अगला, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। क्या कहा कि राजस्थान में जैसलमेर में के अलावा बहुत सारे हैं, जैसलमेर में भी बहुत कम बारिश होती है। और इसका कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां साल में 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। अगला है, बावड़ी सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने की वजह लोग खुद पानी तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कुछ लोग, देखिए अर्थात बावड़ी क्या है, बावड़ी में क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है। इस तरह से सीढ़ी बना होता है कि कुआं के नज़दीक तक, पूरा जहां तक कुआं में पानी होता है वहां तक सीढ़ी बना होता है। जिस तरह से पानी भरते जाता है, सीढ़ी ऊपर से भरते जाता है। लोगों को पानी लेने के लिए रस्सी या कोई चीज़ का सहारा नहीं लेना होता है। जब पानी की ज़रूरत होती है तो सीढ़ी से होते हुए पूरे नीचे तक पानी तक खुद ही पहुंच जाते हैं। ये देखिए पॉइंट्स दोहरा दिया गया है वही जैसलमेर के बारे में। अलग बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां साल में बस 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल भर कई महीने पानी नहीं रहता है। यहाँ देखिए, सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच जाते हैं। इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बावड़ी को क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। मुसाफिरों के लिए पानी का इंतज़ाम प्याऊ, मशक आदि में किया जाता है। प्याऊ, मशक, प्याऊ क्या करता है? प्याऊ कैसा होता है? पानी डाल के कहीं लटका दिया जाता है, कोई पेड़ से, कोई चीज़ से ढक के, उसी को प्याऊ कहा जाता है। प्याऊ या मशक का इस्तेमाल करते हैं। साल पुराने पानी के स्रोत, अर्थात साल पुराने पानी के स्रोत क्या है? जिसमें सालों साल पानी रहता है। बावड़ी है, तालाब है, नौला है, धारा है, इन सभी में क्या होता है? सालों साल पानी रहती है। अगला है उत्तराखंड। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज। उत्तराखंड में कई ऐसे त्यौहार है, रीति है, रिवाज है जो पानी से जुड़ा है। त्यौहार और जश्न राज्य में पानी से जुड़ी एक रिवाज है। जो नई दुल्हन आती है वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। पर आजकल शहरों में रिवाज एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन
घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पहले उत्तराखंड में सालों पहले ऐसा देखा जाता था कि नई नवेली दुल्हन जो आती थी शादी करके, तो वो तालाबों पे या झरनों पे जाती थी, झरना पे, और वहाँ उस पानी के सामने अपना सर झुकाती थी। लेकिन आजकल शहरों में ऐसा रूप देखने को मिलता है, ऐसा जो घर में ही नाले पर ही अपने मतलब हैंड पंप हो या टोटी वगैरह के सामने ही क्या करते हैं, पानी का पूजा कर लेती है और सर झुका लेती है। लेकिन पहले लोग झरना के नीचे जाया करते थे, तालाबों में जाया करते थे। अगला है 1986 में जोधपुर। देखिए क्या था, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। जितना भी सूखा हुआ बावड़ी था, कुआं था, सबको फिर से याद किया गया था, अर्थात साफ सफाई किया गया था। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वाले ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। अर्थात फिर उसमें कचरा वगैरह जमा कर दिया गया होगा, साफ़ सफाई नहीं करता होगा, फिर से क्या हो रहा है, पानी का दिक्कतें हो रहा है। तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतज़ाम से जुड़ी है। पूछा जा सकता है ऑप्शन में, तरुण भारत संघ संस्था कहाँ से जुड़ी है संस्था, तो पानी के इंतज़ाम से जुड़ी है। अर्थात पानी, ये जो साफ़ सफाई किया था कुओं को, बावड़ी को, भूले बिसरी बावड़ी को, पानी का इंतज़ाम किया था कौन, तरुण भारत संघ, जो बच्चों का संघ था। दरकी भाई अर्थात दरकी माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया था। कौन, दरकी माई। 4 गांव की कथा किताब से, पृथ्वी पर पानी कभी सभी का है, साझा है। अर्थात पृथ्वी पर पानी है सबका, सबके लिए है, बराबर है, साझा है। जितना आपके लिए है उतना ही मेरे लिए है, उतना ही दूसरे के लिए भी है। अगला कुछ फिगर्स दिए गए थे, उनको हम टटोलने की कोशिश किए हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए एक बार, बस रीडिंग दे दीजिए। हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। पानी यहाँ से आता है। अर्थात कहाँ से शहरों में पानी आता है, शहरों में टैंकर आता है, उसके लिए पानी के लिए झगड़े भी होते हैं। हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। ये इन बातों को बच्चों को जानवाइए, कहिए, जिनसे उनमें इन सब भावनाओं को हटाने की कोशिश करेंगे, इन सब भावनाओं को हीन नहीं मानेंगे, कि ये जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे। इन सब बातों पर उनके बीच चर्चाएं कीजिए। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। आप बच्चों से कहिए कि आप अपने यहाँ कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। कुछ बच्चे का विचार ऐसा भी है, मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। ये कहाँ के पानी का विशेषताएं हैं, बच्चों से इन सब बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहिए। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। अगला है, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती है, तो क्या करें। बच्चों को बताइए, अगर आपके पास भी इस तरह की परेशानियां आती है, हम नहर से ही पानी भरते हैं, इस तरह की परेशानियां आती है, तो आप क्या करेंगे। आप अपने अंदर ये देखिए कि उसके अंदर इस तरह की कामों के लिए क्या भावनाएं जगती है। उसमें तर्क शक्ति का विकास होगा, सोचन शक्ति का विकास होगा, सोचेगा, समझेगा, जानेगा और उन समस्याओं से जूझने के लिए खुद को प्रेरित करेगा।
तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध हो सकता है। आप मेरे हर एक सीरीज़ को बारीकी से देख लीजिए, शायद ही आपको ईवीएस में कोई भी प्रश्न छूटेगा। चलिए आज के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।